स्टैंडर्ड 10 10वीं कक्षा। नमस्ते छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए नया पाठ चलाने वाले हैं। पाठ के तरफ से आज हमें कहानी के तरफ देखने वाले हैं। कहानी का शीर्षक होता है बदला। बदला का मतलब क्या है छात्रों? बदला का मतलब है रिवेंज। उसका आतर होता है श्री आरिपुड़ी। बदला आरिपुड़ी से लिखी कहानी है। आपकी मातृभाषा तेलुगु है। आपका पूरा नाम ये रमेश चौधरी है। आप महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। ये स्टोरी में कोटैया सरकारी अस्पताल का हालत, अस्पताल में कोटैया, डॉक्टर बत्मा, सुशीला मर गई, कोटैया का सत्याग्रह, मामला गंभीर हुआ, पद्मा की हत्या, विशेषता आदि दिया गया है। चलो अब हमें कहानी की तरफ देखेंगे। आधुनिक हिंदी कहानी का विकास में आपका महत्वपूर्ण स्थान है व आप आधुनिक हिंदी कहानी निर्माताओं में से एक थे। भाव, भाषा एवं शैली की दृष्टि से ये कहानियाँ आधुनिक कहानी का प्रतिनिधित्व है। मामूली आदमी, मामूली बात, मामूली रकम, सब कुछ मामूली, ऐसा कोई मामला नहीं जिस पर कोई खासकर गौर किया जाए। पर कहानी वाले कहते हैं, सुने गए हैं, बूंद बूंद मिलकर ही बाढ़ बनती है और उसमें पहाड़ के हैं, पहाड़ भी कट जाते हैं। बात यूँ है, धम्मपट्टनम में एक अस्पताल है। इस इलाके का सबसे बड़ा है। बहुत से डॉक्टर हैं, वे भी अपने को कभी कभी सुविधानुसार मामूली बताते हैं। हो सकता है ये विनम्रता हो और पदावी, मैं नहीं जानता, पर उनके मातहत बहुत से नौकर चाकर, नर्स, क्लर्क, बंगी, मेहतर वगैरह यूँ मामूली आदमी हैं और इनको किसी आड़ पर्दे की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल है जिस पर सरकारी मुफ्त है। बड़े बड़े लोगों से थोड़ा बहुत रुपया ज़रूर लिया जाता है, पर बिना पैसे के वहाँ कुछ नहीं होता। ना मरीज दाखिल किया जाता है, इलाज किया जाता है, ना खारिज किया जाता है। ख़त्म पर घूसखोरी, भ्रष्टाचार दिन दहाड़े मालूम वसूला जाता है और जो वसूले हैं उसकी नज़र में ये मामूली बात है। मामूली लोग हैं, घूस भी लेंगे तो कितनी लेंगे, यही मामूली रकम, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 रुपये, और ये लेना देना इतना आम है कि किसी को यह गैर मामूली नहीं मालूम होता। कोई देन का आदी हो गया तो कोई लेन का। शायद कोई इन सब बातों के बारे में सोचते भी ना अगर कोटैया को हल्ला ना करता, रोता धोता ना। कोटैया अस्पताल के मामूली आदमियों से भी अधिक मामूली है। मरा पीटा किसान मजदूर, कभी भी 1-1.5 एकड़ ज़मीन थी, पर पास की नदी में बाढ़ आई। जब ज़मीन कटकटा कर उसमें जा मिली, तब से वह दूसरों की खेती में मजदूरी करता है। खास पढ़ा लिखा है वो तो नहीं है, निरा कलाक्षर, भैंस बराबर भी नहीं, अखबारों बांच लेता है। उसकी पत्नी गर्भवती थी। 9वां महीना आते आते उसके पैर सूज गए, रक्तचाप भी बड़ा गया, भी चल नहीं सकती थी। कितनी ही उलझने। उसने अपने मालिक की बैलगाड़ी मांगी और उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर वह धम्मपट्टनम पहुंचा। 20 मील तक कोई अस्पताल ना था, डॉक्टर ना था। अस्पताल के फाटक के पास पहुंचा तो रोक दिया गया। बहुत मिन्नत करने के बाद और चवन्नी हाथ में धमाने के बाद दरबार ने उसे अंदर जाने दिया। शायद कुछ सफ़रे के कारण या किसी और कारण अस्पताल में घुसते ही उसकी पत्नी बेहोश हो गई। कोटैया ने सोचा कि लोग भागे भागे आएंगे, 2-4 आए भी, पर जिनको आना चाहिए था वे नहीं आए। अस्पताल है, शायद वहाँ बेहोशी भी मामूली बात है। किसी को मनाया, किसी के हाथ जोड़े, किसी के पैरों पड़ा, पर खूबियों
सब यूं देखकर चलते हुए जैसे उससे भी अधिक कोई सीरियस बीमार हो और वे उसको देखने में लगे हैं। कोटैया दुकानदार ना था, अस्पताल भी पहली बार आया था। पहली बार उसकी पत्नी गर्भवती हुई थी। पैसे वाला ना था कि पैसे की करामत जानता। इतना जना सुना बींत था कि उस अस्पताल में बिना मामूल के मुर्दे भी नहीं हटाए जाते हैं। वह चिंतित खड़ा रहा, पसीना पसीना हो गया, घुटने धड़धड़ाने लगे। हट्टा खट्टा आदमी कांपने लगा। भय, विवशता, अज्ञान, अंधकार। कुछ देर बाद ये कलेटी एक कलेक्टर आई। बाद में उसको पता लगा कि उनका नाम बतमा था। उन्होंने कोटैया की पत्नी को अंदर भर्ती करवा दिया। नर्सों ने उनके सामने उसे देखा, देखभाला भी और कोटैया बाहर खड़ा खड़ा भगवान का हाथ जोड़ा था। उस डॉक्टर का नाम था पद्मा। कुछ भी हो, सुशीला जाती रहे। बच्चा हो तो भला, ना हो तो भला, पर जिंदी रहे। हे भगवान! नर्सें अंदर आ जा रही थी। उस कमरे में और भी कई मरीज थे। कोटैया उनके आता जाता देख न मालूम क्या क्या सोच रहा था। ऐसा भी क्या हो गया सुशीला को कि इन लोगों की इतनी भागदौड़ मची हुई है। उसकी फिक्र बढ़ी, इसका डर बढ़ा। कुछ देर बाद उसकी बताया गया कि प्रसव के पहले ही उसकी पत्नी के प्राण चले गए। वह लंबी सांस खींचता अंदर आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी वहीं पड़ी थी जहां उसको पहले लिटाया गया था। कुछ लोग किया गया, नहीं किया गया। नर्सों भी भागदौड़ शायद किसी और के लिए थी। बेपड़ ही सही, कोटैया इतना बुड़बक ना था कि ये आंखों देखी बात ना समझ सके। दो चार आदमियों ने आकर मुर्दा एक तरफ ले जाकर रख दिया और उसके इधर उधर इस तरह प्रदक्षिणा करने लगे जैसे उनको मामूल मिलना अभी बाकी हो। किसी भी पत्नी मरती है तो मरे, अपनी बला से, उसको क्या है। उन्होंने काम किया है और उनको काम के पैसे मिलने ही चाहिए। कोटैया पत्नी को देखता देखता खड़ा खड़ा जमसा था। वे उसको घूरते घूरते चले गए। कोटैया का गांव दूर था और धम्मपट्टनम में उसकी जान पहचान का कोई ना था। क्या करता, मुर्दे के उसी गाड़ी में वह गांव ले गया। बैलों को अगर गांव रास्ता याद ना होता तो जाने वह कहाँ पहुँचता। गाड़ी अपने आप चलती चलती जाती थी और वह बिलखता भिलखता सिसकता पत्नी की बगल में गाड़ी में ही पड़ा रहा। पत्नी ही तो सब कुछ थी। इस संसार में जब वह नहीं है तो मेरे लिए संसार ही नहीं है। मैं भी उसी रास्ते चला जाऊंगा जिस रास्ते वह गई है। उसी जगह जाकर धरना दूंगा जहां वह जीने के लिए गई थी और अब मरकर वापस जा रही है। यह अस्पताल नहीं, बूचट खाने हैं। मर जाऊंगा, पर मरते मरते दुनिया की आंखों खोलता जाऊंगा। उसका दुख इस रोष में उमड़ता और शेष ये दृढ़ निश्चय के रूप में उसके मन में जड़ कर गया। जी कर क्या पाऊंगा, मर पाऊँ। यही बात कोटैया के मन में गाड़ी के पहिए की तरह चक्कर काटती जाती थी। दुख, क्रोध, प्रतिकार सभी मन में गाड़ी के चरमर की तरह गुनगुना रहे थे। गांव में हर किसी ने हाथ दिया और पत्नी का दहन संस्कार हो गया। कोटैया अपनी सूनी झोपड़ी में पल भर ना बैठ सका। 13वीं के होते ही वह धम्मपट्टनम चला गया। अस्पताल से सामने भूख हड़ताल करने लगा। कभी गांव में गांधी के नारे लगाए थे, पर यह ना सोचा था कि कभी उसे यूं सत्याग्रह करना होगा। एक दिन बीता, कहीं कोई खलबली ना मची। दूसरा दिन बीता, कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं। तीसरा दिन भी बीता, किसी के कान पर जूं तक ना रेंगी। चौथा दिन बीता, कहीं कोई सनसनी ना हुई। धम्मपट्टनम का अस्पताल जैसे रोज चलता था चलता रहा। कोटैया ने अस्पताल के फाटक के पास
नीम के पेड़ के नीचे धरना देख रहा था और उसके पास ये कपड़े पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इस अस्पताल से प्राण खाऊं घूसखोरी हटाओ। यह कपड़ा वह शायद स्वयं न लगाता यदि उसका सुझाव वह दिया था। इसके बावजूद उसको इलाज के लिए हुआ गंवार समझकर लोग नज़र फेर कर चले जाते थे। जब वह ठीक तरह न खड़ा हो पाता था न बैठे ही पाता था, वह कड़ी ज़मीन पर लेट गया। लोग उसको पागल समझ रहे थे और जो कुछ अस्पताल में हो रहा था असाधारण नहीं लग रहा था। इलाज करवाने के लिए अगर 5-10 रुपये यूँ बिकेने पड़ जाएं तो क्या खराबी है। खैर, 5वां दिन धम्मपट्टनम की बड़ी डॉक्टर बत्मा, जिनकी मेहरबानी से उसकी पत्नी को ये कमरे में फर्श पर ही कहीं कम से कम जगह मिल गई, उसे मिलने आई। समझाया बुझाया पर वे भी शायद समझ न पा रही थी कि जिसके अस्पताल में दाखिला नहीं चाहिए उसको अस्पताल के बाहर धरना देने की क्या ज़रूरत है। हाँ, उन्होंने अपना अफसोस ज़रूर प्रकट किया, पर कोटैया ने अपना सत्याग्रह यथापूर्व जारी रखी। अगर उन दिनों समाचार पत्रों में एकाएक भ्रष्टाचार के विरुद्ध खबरें न छपती तो कोटैया शायद शहीदों में शामिल हो जाता और शहीद न माना जाता। शहर के 2-3 नेता उससे मिलने आए। उसने उनसे अपनी शिकायत की। उनको शिकायत करता देख और कई शिकायत करने लगे। देखते देखते शिकायतों का ढेर सा लग गया। उसके बाद तो कोटैया के पास हमेशा छोटी मोटी भीड़ बनी रहती। शायद जो चिंगारी उसने शुरू की थी वह जलने बढ़ने लगी थी। बात इतनी बड़ी ही सरकार तक पहुंची। उस छोटे शहर में बड़ी सरगर्मी फैल गई। अफसरों की दौड़ धूप बढ़ने लगी, पर कोटैया की भूख हड़ताल जारी रही। वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। हालत नाजुक थी। उसको बताया गया कि जिस डॉक्टर को वह अपनी पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार समझ रहा था उसका तबादला कर दिया जाएगा। परंतु कोटैया ने कहा, मैं किसी का तबादला वगैरह नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सारे मामले की पूरी तहकीकत हो और इंतज़ाम हो कि बिना घूस रिश्वत के हर किसी का इलाज हो, और जब तक यह नहीं होगा मैं अपनी हड़ताल नहीं तोड़ूंगा। तहकीकात करना तो छत्ते को कुरेदना था। बहुत आनाकानी की गई। बाद में सरकार स्थानीय दबाव के कारण तहकीकात के लिए मान गई। कोटैया भूख हड़ताल के कारण इतना कमज़ोर हो गया था कि उसकी हालत अब और तबकी हो गई। यद्यपि उसने हड़ताल अब तोड़ दी थी, उसे स्वास्थ्य सुधार के लिए उसी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। पूछताछ शुरू हुई। बहुत सी बातें प्रकाश में आने लगी। कई कारनामे जो बड़ों की आड़ में होते थे बाहर आए। पूछताछ का रुख कुछ विस्फोटक होने लगा। कई काम ऐसे थे जिनके बारे में बड़ी डॉक्टर बत्मा को जानकारी न थी। वह शायद आंखें मूंदे बैठी थी। रास्ता कुछ भी हो, जब उनका हिस्सा उसके पास आ जाता था उनको कोई फिक्र न थी। कौन जानता था कि कोई सिरफिरावर यूं सत्याग्रह करेगा और तबाही ही डालेगा। डॉक्टर बत्मा के कमेटी के सामने गवाही देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने पहले छुट्टी पर जाने के लिए सोचा, फिर बीमारी का बहाना किया। आखिर इधर उधर के ढोरे में खींचने पड़े, पर 5-6 दिन के लिए सुनाई मुलतवी कर अंत में डॉक्टर बत्मा का कमेटी के सामने पेश किया गया। डॉक्टर बत्मा की सांस एकाएक लंबी हो गई। दुनिया भर के ठेकेदार, दूध के ठेकेदार, रोटी के ठेकेदार, दवाई के दुकानदार, शहर के और कई लोग जो अस्पताल में कभी न कभी मरीज थे, उनका यूं देखने लगे जैसे कोई अपराधिनी रंग हाथ पकड़ी गई है।
कमबख्त इन लोगों में एहसान मानने की भी तमीज़ नहीं है। इनकी बीमारियां ठीक क्या हुई कि अब ये मुझ पर ही ईंट पत्थर फेंकने का उतारू है। डॉक्टर बतमा की लाल पीली होती आंखें कहती सी लगती है। डॉक्टर बतमा ने यह भी देखा कि सुनवाई कोटाया के केस तक की सीमित न थी। उनका ख्याल था कि और बातों की पूछ तलब न हो, पर उन्होंने ये पाया कि सारे अस्पताल के बारे में, वहाँ के कर्मचारियों के बारे में तहकीकत हो रही है। वे शायद इसके लिए तैयार न थी, कुछ घबरा गई। कई ऐसे प्रश्न किए गए जिनका जवाब उनसे नहीं बनता था। वे कैसे जाने कि उनके नाम पर उनकी नाक के नीचे ही इतनी सब कुछ गंदगी थी, घूसखोरी थी, तैयारी ना थी। इसलिए कई उत्तर ऐसे दे गई जिससे औरों की नौकरी पर आंच आने की संभावना थी। सुनवाई डॉक्टर बतमा की हो रही थी कि और सारे अस्पताल में, शहर में कोहराम मचा रहा था। हर कोई इसके बारे में ही पूछताछ कर रहा था। सब जगह सनसनी फैली हुई थी। दूसरे दिन फिर डॉक्टर बतमा बुलाई गई। पिछले दिन जो सुराग की तरह शुरू हुआ था, पूछताछ के सिलसिले में वह एक बड़ी सुरंग सी हो गई। कई ही की पोल खुली, कई का भंडा फोड़ उठा। डॉक्टर बतमा संभव है कि यह सब न बताना चाहती थी, पर चुप भी ना रह सकी थी। काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई थी, फिर भी साफ था और भी कई मुख्य बातें थी जो सीमित सी छिपी थी और छिपाई जा रही थी। डॉक्टर बतमा 2-3 दिन अस्पताल ना गई। वह सचमुच कुछ अस्वस्थ थी। सुनवाई भी ना हो सकी थी। उनके रहने की व्यवस्था अस्पताल के अहाता में ही थी। वह बुरी तरह भयभीत थी। स्थिति ऐसी थी कि अस्पताल छोड़कर कोई विशेष रक्षा की आवश्यकता थी। उस दिन रात थी उस अस्पताल में उसी तरह आई जैसे और दिन आई करती थी, पर सवेरा कुछ और तरह का था। अस्पताल के अंदर बाहर सब जगह हो हल्ला हो रहा था। बड़ी भीड़ लगी हुई थी। मुँह अंधेरे किसी ने अस्पताल में डॉक्टर बतमा को मार दिया था और पुलिस ने कोटैया को पकड़ लिया था। डॉक्टर बतमा को मार दिया जाना समझा जा सकता था, पर हत्यारा कोटैया ठहराया जाएगा, यह हर किसी को समझ में नहीं आ रहा था। परंतु अब गवाही उसके विरुद्ध थी। जिस कमरे में रखा गया था वह डॉक्टर बतमा के मकान के पास था। अब वह अपूर्ण स्वस्थ भले ही ना हुआ हो, पर चल फिर सकता था। उसके पास अस्पताल की ही खून से तरबतर सर्जिकल नाइफ पाई गई। जिसको कहा जा रहा था उसने डॉक्टर बतमा की हत्या की थी। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे भी थे। वह इस कदर घबराया हुआ था कि नामालूम क्या क्या बड़बड़ा रहा था। पुलिस को ये भी बताया गया कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए यूं डॉक्टर बतमा से बदला लिया था। पुलिस उसको चलाकर वैन की ओर ले जा रही थी और कुटिया गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था, मैं निर्दोष हूँ, मैंने ये हत्या नहीं की है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझ पर यूं ही झूठ मूठ हत्या का अपराध थोपा जा रहा है। पर कोई उसकी बात सुनता न लगता था। उस अस्पताल में जहाँ बड़ी बड़ी बातें भी मामूली समझी जाती, शायद यह एक मामूली घटना थी। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ के पीछे वर्दी पहने मामूल के आदि मुलाजिम मुस्कुरा रहे थे, यूं खिलखिला रहे थे जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके मन कह रहे थे जो उनके बारे में और बेत बता सकती थी। वह डॉक्टर बतमा जान से गई और अपराध भी उनके सिर पर न आकर किसी गंवार के सिर पर पड़ गया हो भला इस कोटैया की। कोटैया शायद न जानता था कि वह एक ऐसी गंदी नाली में आ पड़ा था जहाँ अच्छी चीज़ भी गंदी हो जाती है और गंदगी ही गंदी को ढकेलती हुई जाती है। कोटैया संसार छोड़ना चाहता था।
पर वह ना जानता था कि उसके हाथ पैर बांधकर उसे धकेलने यूं प्रयत्न किया गया है। उसकी हालत पर उस बैल की जोड़ी की तरह थी जो बियावन जंगल में। क्या समझ में आता है क्या छात्रों इस कहानी का? कोटैया अनपढ़ था, अब मजबूर हो गया अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसके जो कुछ किया था उसे हटाने के लिए। बदमा का हथियार तो और किसी ने किया था, लेकिन इल्ज़ाम इस पर लगाया गया है। घूस तो बड़ी भारी होती है, आजकल संसार में पूरे तरह से व्याप्त हो गई। उसे किसी भी शक्ति रोक नहीं सकता और हटा भी नहीं सकता। क्या कर सकोगे? क्या कर रहे हैं? घूस के बिना घूस ये वक्त का भोजन जैसा हो गया, उसके बिना नहीं रह सकते हैं। निम्न वर्ग से लेकर ऊंचे पद में रहने वाले तक घूस कई प्रकार की होती हैं और लेते ही जा रहे हैं, तो उसे रोक भी नहीं सकते। ये समस्या का समाधान हमें कैसा कर सकते हैं पता नहीं। घूस तो बड़ी सख्त है, बड़ी ज़ोर दे रही है। क्या करेंगे? समझ में आता है कि स्टोरी कैसी है? आप लोगों भी घूस को हटाने के लिए कुछ प्रयत्न करना छात्रों। धन्यवाद।